जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी इस श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं भोपाल के प्रसिद्ध साहित्यकारों से। तो आज की श्रृंखला में हमारे साथ हैं मृदुल त्यागी जी। मृदुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। और मृदुल जी बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, आप बहुत अच्छी लघु कथाकार हैं और बाल साहित्य का तो आपका कहना ही क्या, और साथ ही साथ बहुत शानदार कविताएं आप लिखती हैं। तो आइए आज हम जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। धन्यवाद मीनू जी। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म मेरठ में हुआ और मैं भोपाल में शादी होने के बाद आई, और मेरी बड़ी दीदी की शादी भी भोपाल में ही हुई है। दुष्यंत जी मेरे जीजा जी हैं। अरे वाह, दुष्यंत जी आपके जीजा जी हैं? जी हाँ। अरे वाह। और दीदी ने ही मेरी शादी भोपाल में कराई, और फिर मैं कुछ दिन मैंने एमएलबी में भी पढ़ाया। मेरा विषय मनोविज्ञान है। और उसके बाद मैं पब्लिक सेक्टर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, और वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के पद से मैं रिटायर हुई हूँ लगभग 5 वर्ष पहले। अच्छा, बहुत खुशी हुई हमें ये जानकर कि आप जो सुप्रसिद्ध गजलकार हैं हमारे भारत के, आदरणीय दुष्यंत जी से आपके इतने घनिष्ठ संबंध हैं। आपके परिवार के ही वो एक व्यक्ति रहे हैं। तो जब ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि होगी तो जाहिर सी बात है कि जो साहित्य है वो आपके रग रग में बसता ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आसपास से प्रेरणा लेते ही रहते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अलग अलग जगह पे आपने जॉब भी किया है, इतना लंबा समय आपने अपने वर्क प्लेस पर दिया है, तो साहित्य की तरफ आपका रुझान कब हुआ और किस तरह से हुआ, किस विधा में आपने शुरुआत की? मुझे बचपन से ही लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने पत्रकारिता भी की है दिल्ली से। ओहो, क्या बात है। तो वो अब मेरे काम आई। रिटायर होने के बाद मेरा रुझान लिखने की तरफ हुआ, और सबसे पहले मैंने कविताएं लिखनी शुरू की। पहले भी बहुत कविताएं लिखी हुई थी, लेकिन मैंने उनको और लिखा। और कविताओं के साथ साथ मैं आलेख लिखती हूँ, निबंध भी लिखती हूँ, और संस्मरण लिखती हूँ, और आजकल सबसे ज़्यादा काम मैं लघु कथा पर कर रही हूँ। तो और इसके अलावा मैं बाल साहित्य भी लिख रही हूँ। मेरी एक कविताओं की पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, बच्चों की बाल कविताओं की। और फिलहाल तो मैं बाल कहानी और लघु कथाओं पर काम कर रही हूँ। यही एक अच्छे साहित्यकार के जो आप बोल सकते हैं गुण होते हैं कि हर विधा, चाहे गद्य में हो या पद्य में हो, गद्य और पद्य की हर विधा से आपका वास्ता है, आप लिखती हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमारे सामने दो बड़ी सुंदर सी पुस्तकें हैं। मन का पंछी इतने सुंदर शीर्षक से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो कि काव्य संग्रह है और बच्चे मैंने बनाया है। अरे वाह, ये कवर भी डिजाइन किया है। देखिए कितनी रचनात्मकता से भरा हुआ ये कवर है, प्राकृतिक सौंदर्य भी झलक रहा है। और हमने देखा है कि आपकी जो कविताएं हैं उसमें प्रकृति प्रेम जो है वो अलग से झलकता है। शायद यही कारण रहा है इस पुस्तक का जो आवरण पृष्ठ है इतना सुंदर होने का। साथ ही साथ देखिए, बच्चे देश की दौलत, बाल जो कविताएं हैं उनका ये पूरा संकलन है। तो इसमें बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से बच्चों को किस तरह से खेल खेल में शिक्षा दी जाए, उसका ये साक्षात उदाहरण है बच्चे देश की दौलत। और जैसे कि अभी आपने बताया कि आप बाल कहानियों पे और लघु कथा की आदरणीय मृदुल जी सशक्त हस्ताक्षर बनकर उभर रही हैं। तो आपकी आगामी जो पुस्तकें हैं, किस तरह की और पुस्तकें हमें देखने को मिलेंगी? थोड़ा उन पुस्तकों के बारे में भी बताइए। लघु कथाओं पर, जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी लघु कथाओं पर काम कर रही हूँ, तो मेरी शीघ्र ही एक लघु कथा संग्रह प्रकाशित होने वाला है, प्रकाशनाधीन है। और इसके अलावा मैं बाल कहानियों पर भी काम कर रही हूँ। कुछ बाल कहानियाँ लिखी हुई हैं, और वो भी जल्दी ही आप हमें देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। अरे वाह, तो बाल कहानियाँ, आलेख भी आपने कहा, संस्मरण का भी आपने कहा, और लघु कथा में जैसे मैंने आपको बताया, मृदुल जी ने भी आपको बताया। तो मृदुल जी, आपका जो लेखन है इसको देख के लगता है कि आप एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। और हम देखते भी रहते हैं भोपाल की इतनी सारी जो संस्थाएं हैं जिनसे आप जुड़ी हुई हैं, और एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से और बिल्कुल
कर्तव्य परायण होके आप जिस काम में जुट जाती हैं उसको पूरा करके ही दम लेती हैं। तो इसके लिए जाहिर सी बात है आपकी बहुत ही जो आपकी जीवन शैली है उसको आपने बहुत ही एक वेल मैनेज्ड वेल प्लान्ड वे में करके रखा हुआ है। तो अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप अलग अलग बहुत दिनों से और बहुत संस्थाओं के जो कांटेक्ट में हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पहले या फिर हम यूं कहें कि कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में क्या आपको लगता है कुछ हमारा जो साहित्य है ये कुछ बदलते दौर से गुजरा है, इसमें कुछ परिवर्तन आया है? क्या ऐसी कोई विधा है जिसकी तरफ लोगों का रुझान ज्यादा हुआ है? क्योंकि आजकल फेसबुक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर वो व्यक्ति जो कि 2 लाइन लिख लेता है अपने आप को साहित्यकार समझने लगता है। तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, देखिए समय के साथ साहित्य भी बदलता रहता है और जैसा कि देखने में आ रहा है कि आजकल व्यक्ति जो होता है चाहे उसका रुझान है या नहीं है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सेवानिवृत्त होकर साहित्य से जुड़ जाते हैं भले। और मेरा ये मानना है कि साहित्य में गुणवत्ता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गुणवत्ता नहीं होगी तो गुणवत्ता से ही एक कालजयी साहित्य आज हमारे बीच में है जो कि और भी आगे तक जाएगा। और आज अगर हम अच्छी रचना करेंगे तो वो भी आगे तक जाएगा जो कि भविष्य में पढ़ेंगे। और वैसे तो आजकल मतलब बहुत बदलाव आ गया है, मैंने देखा है कि एक दूसरे की नकल करके भी लोग बाग ये तो बड़ा ही देख लेते हैं। तो एक जो मानव स्वभाव है कि बस मेहनत ज्यादा ना करना पड़े, शॉर्टकट के पीछे भागना है। और साहित्य में अनेक विधाएं आ गई हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है। और सबसे ज्यादा जो मैंने देखा कि आज के युग में जो उभरती हुई विधा मुझे लघु कथा लग रही है, क्योंकि एक लंबी कहानी या उपन्यास पढ़ने में आजकल व्यक्ति के पास समय नहीं बचा है। तो वो लघु कथा क्या है कि वो आकार में भी लघु है और एक शिक्षाप्रद संदेश भी देती है, तो वो लघु कथा पढ़ने में भी आसान होती है और व्यक्ति उसको जल्दी से पढ़ के और एक मतलब अच्छी समाज के लिए एक सार्थक संदेश भी ग्रहण कर, क्योंकि ये साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है कि आप और एक समाज को कुछ अच्छा संदेश। लघु कथा एक उभरती हुई विधा के रूप में हमारे समक्ष आज आ रही है, जो जैसा मैंने अनुभव किया। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है, लघु कथा के पटल पर आप दिखती ही रहती हैं और लघु कथा के लिए किस तरह से लिखना है, किस तरह से समीक्षा करना है, ये सारी बातों से आप लोगों को भी अवगत करवाती रहती हैं। तो हम आपसे कुछ टिप्स लघु कथा लेखन के लिए लेना चाहेंगे। देखिए, मैं बिल्कुल भी मैं अपने को माहिर नहीं समझती हूँ लघु कथा लेखन में। एक अच्छा लेखक वही होता है जो माहिर नहीं समझता है खुद को। मैं खुद भी सीख रही हूँ, अभी सीख रही हूँ, और जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं मैं उनसे टिप्स लेती रहती हूँ कि लघु कथा मतलब आकार में छोटी होनी चाहिए और उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, और एक पंच लाइन जो है उसका बहुत महत्व, जो उसका अंत है वो बहुत सारगर्भित होना चाहिए, मतलब समाज को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे, ऐसा अंत लघु कथा का होना चाहिए, तभी वो हर मायने में सार्थक है। और जो उसका कथानक है वो व्यक्ति कहाँ से चुनेगा, जो हमारे आसपास घटनाएं घटती हैं उन्हीं में से ही लघु कथा का कथानक हम लोग व्यक्ति चुनता है, मगर वो इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए और उसकी बनावट और कसावट ऐसी होनी चाहिए कि वो बिना किसी वर्तनी त्रुटियों के साथ कि वो एक मतलब पूर्ण रूप से अपने आप में एक सक्षम होकर एक बिल्कुल सटीक और सार्थक लघु कथा समाज के सामने प्रस्तुत हो, जैसे कि सकारात्मक संदेश दे, छेनी से जैसे भाले की नोक होती है ना जी, उसी की तरह से उसका जो पंच लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है लघु कथा में। तो अंत बहुत सोच समझ के और वैसे करना चाहिए जैसा मैंने सीखा अपने वरिष्ठ जनों से। जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी लघु कथा के बारे में। क्या होता है कि कविताएं जैसा कहा भी जाता है कि स्पॉन्टेनियस जो आपके जो इमोशंस आते हैं उसका ही एक रूप है, जो आपके इमोशंस आए, जो आपके अंदर भाव आए, उनको आपने कलमबद्ध कर दिया। लेकिन लघु कथा के लिए, लघु कथा लेखन के लिए शायद ऐसा नहीं होता है, तो उसमें क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है? क्या एक लघु कथा आप एक बार में बैठ के लिख लेते हैं, या फिर कुछ उसकी जो राइटिंग टिप्स तो अभी हमने जाना,
तो उसका जो मैकेनिक्स जिसको हम बोल सकते हैं कि उसको किस तरह से लिखा जाए, कितनी बार में आपका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो, क्या क्या उसके लिए सोचना होता है, कुछ उसके बारे में क्योंकि जैसे आपकी नजर से। देखिए, लघु कथा शोध केंद्र भोपाल से मैं जुड़ी हुई हूँ जी, जिसकी अध्यक्षा कांता रॉय हैं, और जी, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी, 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 वो जो भी टिप्स देती हैं वो मैंने अपने लेखन में उतारे हैं जी, और उसी से मैं आगे बढ़ी हूँ। जी, और क्या होता है कि कथानक जो हम लघु कथा का चुनते हैं वो हमारे आसपास की घटनाएं हैं। जी। जैसे एक बार मैं ट्रेन में आ रही थी, मेरे सामने कोई घटना घटी, मैंने अपने दिमाग में उसको बिठा लिया और आकर लिखा। तो मतलब देखने और लेखन में बहुत फर्क होता है। हम जो कुछ देख रहे हैं, और लघु कथा में मैं, क्योंकि लेखकीय प्रवेश भी वर्जित होता है, हाँ, वरना तो वो संस्मरण बन जाएगा। तो इसलिए कि मतलब देख रहे हैं, देखना और लिखना, उसमें बहुत फर्क होता है। मतलब उसको हम उसकी बनावट ऐसी करें कि वो एक पूरी तरह से एक बहुत अच्छी सार्थक लघु कथा बन जाए। तो बहुत सारे टिप्स को ध्यान में रखकर उसको हमें अपने कागज पर उतारना पड़ता है, तभी जाकर वो एक पूर्ण रूप से सशक्त लघु कथा बन पाती है। देखिए, जैसे कि आपने अभी आदरणीय कांता जी का जिक्र किया, तो कांता जी का जो एक लघु कथा शोध केंद्र है, हाँ, तो उसकी ही ट्रेनिंग लेकर आप आगे बढ़ी हैं। हाँ, तो आपकी लघु कथाओं में वो परिपक्वता, जैसे हम कहें, वो जो सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं एक लघु कथा के, वो अवश्य ही आपकी लघु कथाओं में समाहित रहते हैं, क्योंकि आपकी काफी लघु कथाएं मैंने सुनी हुई हैं। तो अब हम चाहेंगे कि जैसे कि आप लघु कथा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, और भी अन्य क्षेत्र में, काव्य क्षेत्र में भी, मैंने गद्य पद्य दोनों ही क्षेत्र में आप सक्रिय हैं, तो आप हमारे दर्शकों के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगी, किस विधा को चुना जाए, क्योंकि हर व्यक्ति हर विधा में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो किस तरह से यदि वो आगे बढ़ना चाहता है तो सर्वप्रथम किस विधा को चुने और किस दिशा में आगे बढ़े, इसको लेकर थोड़ा सा आप क्या सोचती हैं, आपके क्या सुझाव हैं और क्या संदेश है हमारे दर्शकों को? देखिए मीनू जी, वैसे तो हर लेखक का कोई ना कोई एक आइडियल जीवन में होता है। हर किसी न किसी बड़े साहित्यकार से हर आज का लेखक प्रभावित होता है, प्रभावित होने के कारण ही, प्रेरणा लेकर ही वो आगे बढ़ता है, या उसके नक्शे कदमों पे चलता है, या वो उनको अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ता है। तो मतलब क्या है कि मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी फील्ड आप चुनो, क्योंकि आज साहित्य में बहुत सारी विधाएं हैं, तो हर एक का अपना अपना रुचि होता है, रुझान होता है कि आपको लघु कथा लिखना, किसी को केवल बाल साहित्य पसंद है तो केवल वो उसी में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी करें उसको मतलब उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखें। मेरा तो ये कहना है कि जो भी कर रहे हैं उसमें मतलब सारे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए उसकी गुणवत्ता बनी रहे और वो एक अच्छा संदेश समाज को दे। तो आपने बहुत सही कहा, जो संदेश के रूप में कि हम सुनते भी हैं, हर फन मौला हर फन अधूरा। तो आप खुद को इस तरह से ना बनाएं कि आप हर फन में मौला हैं लेकिन किसी भी फन में माहिर नहीं है। तो आदरणीय मृदुल जी का जो ये संदेश है, मुझे लगता है हमारे हर दर्शक के पास जाएगा कि जो भी विधा आप चुने, आपका मन को जो भी विधा भाती है, जो भी आपके ख्याल आते हैं, आप उसमें चाहे गद्य हो या पद्य हो, ये तो एक माध्यम है सृजन का, तो वो विधा आप अपने अनुकूल चुने और एक अपना जो आपका लक्ष्य निर्धारित है या आपका जो आदर्श है, जो भी हमारे कालजयी साहित्यकार हैं या आपके आसपास जिनको भी आप सुनते हैं, गुनते हैं, जो जिनकी बातें आपको बार बार याद आती हैं, जिनकी कहानी रचनाएं, जिनके जो पंच लाइन्स हैं जो आपको याद आती हैं, तो उनको अपने मन में उतार के और सृजनरत रहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल जी, आपने अपना इतना समय दिया और आपने मुझे ये मौका दिया। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मृदुल जी ने हम सभी के समक्ष आकर इतनी सारी बातें हमें बताई, खासकर लघु कथा के बारे में, और बाकी चीजों के बारे में तो बताई ही है। तो अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं मृदुल जी की जो आप बोल सकते पसंदीदा जो बाल कविताएं हैं। कविता का शीर्षक है पर्यावरण संरक्षण। चलो आज संकल्प लेते हैं, हमें पर्यावरण बचाना है, मानव के जीवन दाता है ये, सबको पेड़ लगाना है।
चलो आज संकल्प ले, हमें पर्यावरण बचाना है, मानव के जीवन दाता है, ये सबको पेड़ लगाना है। मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को नुकसान होता है, वातावरण को दूषित करके मानव स्वयं ही रोता है। वृक्षारोपण और वन संरक्षण से जीवन बेहतर बनता है, प्रदूषण और वन की कटाई से हर जीव को खतरा है। चलो आज संकल्प लें, हमें पर्यावरण बचाना है, मानव के जीवन दाता है, ये सबको पेड़ लगाना है। अच्छी शिक्षा और संकल्प से जीवन बेहतर बनता है, प्रदूषण और वनों की कटाई से हर जीव को खतरा है। अच्छी शिक्षा और संकल्प से पर्यावरण संरक्षण करना है, जहरीला वातावरण खत्म करके स्वस्थ जीवन जीना है। चलो आज संकल्प लेते हैं, हमें पर्यावरण बचाना है, मानव के जीवन दाता है, ये सबको पेड़ लगाना है। धन्यवाद। नमस्कार। बाल साहित्य के अंतर्गत एक कविता है जिसका शीर्षक है हम आगे बढ़ते जाएंगे। हिम्मत और हौसले से हम आगे बढ़ते जाएंगे, खूब पढ़ाई खूब लिखाई से हर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। बाधाएं जब भी आएंगी कदम हमारे नहीं रुकेंगे, मन उमंग उल्लास भरे हम कभी भी नहीं थकेंगे। असंभव को भी संभव करेंगे, देश हित में काम करेंगे, शुद्ध बने पर्यावरण हमारा, पौधारोपण हम करेंगे। हिम्मत और हौसले से हम आगे बढ़ते जाएंगे, खूब पढ़ेंगे खूब लिखेंगे, हर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। पाठशाला हम नित जाएंगे, मन पढ़ने में लगाएंगे, ऊंचे ऊंचे अंक लेकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। हिम्मत और हौसले से हम आगे बढ़ते जाएंगे, खूब पढ़ेंगे खूब लिखेंगे, हर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। मेरी लघु कथा का शीर्षक है प्रकृति। जीतू, जल्दी से दादाजी को बुलाओ, खाना लग चुका है, नीता ने बेटे जीतू से कहा। पर माँ, दादाजी तो कमरे में है नहीं, जीतू ने जवाब दिया। अरे कहीं दूर तो नहीं चले गए, या बाहर पेड़ लगा रहे होंगे, आजकल उन पर पेड़ लगाने का जुनून जो सवार है। माँ, मैं बाहर देखता हूँ, बुला लाता हूँ, इतना कहकर जीतू बाहर चला गया। दादाजी को ढूंढते हुए वो घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा तो देखा दादाजी वहाँ पेड़ लगा रहे हैं। जीतू ने दादाजी से कहा, दादाजी माँ बुला रही है, खाना ठंडा हो रहा है, और आप रोज रोज इतने सारे पेड़ क्यों लगाते रहते हो? बेटा, अगर हम रोज पेड़ नहीं लगाएंगे तो यह प्रकृति की हरियाली नष्ट हो जाएगी और प्रकृति हमसे रुष्ट हो जाएगी। अच्छा दादाजी, वह कैसे? जीतू की उत्सुकता बढ़ी। बेटा, पृथ्वी पर पेड़ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे हमें जीवन मिलता है। और बेटा, जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो लगभग एक पेड़ तो हर व्यक्ति अपने साथ ले जाता है।